सपना, एक सेकेंड ओके है। एनसीईआरटी में यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है अर्पित, जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना, उसी एनसीईआरटी को ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या जो आप पढ़ने का सोच है, मैं उसी को पढ़ा रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। बस ये है कि आपका काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी पढ़ने में जो मुश्किलें आती हैं आपको यहाँ पर, मौर्यन डायनेस्टी या डायनेस्टी, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य भी कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना। मौर्यन डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर यहाँ पर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया। हाँ तो देखिए, मैं अंकित ने यहाँ प्रश्न अर्पित को पूछा कि मैम आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, पढ़ करके जो आप चीजें निकाल पाते हैं, जो कई बार आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ये इस क्लास का जो पर्पस है अर्पित, वो यही है कि आपको वहां पर समस्या नहीं है। समझ गए जी, आप समझ गए यहाँ पे। यानी आप जो भी एनसीईआरटी में पढ़ रहे होंगे या आपने जो भी पढ़ा होगा, जहां आपको परेशानी आ रही होगी, तो यहाँ पर मेनली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, यहाँ हमारा जो काम आप कह सकते हैं, यस हमारा जो बेसिकली काम आपको मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पे, तो मेरा काम यही है कि मैं आपको इस टॉपिक को इजी करके आपके सामने रखूँ ताकि आप इजीली पढ़ सके। ओके चलिए, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, कि भाई एक ऐसा साम्राज्य, ठीक है ना, एक ऐसा साम्राज्य जिसके हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जाइए, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इनका पूरा एम्पायर है। बेसिकली ये कहाँ पर थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी भाग। लेकिन इनका शासन हम क्या देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़े क्षेत्र तक इनका जो शासन का जो क्षेत्र का जो दायरा है, या हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम पीरियड व्हाट वी कैन सी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर, पहली बार एम्पायर का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिला था। इट मींस कि मॉडर्न में हम क्या देख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर। कल ही मैंने इसके बारे में बताया था आप सबको कि एम्पायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद होगा आप सबको। कल ही मैंने बताया ना, साम्राज्य का मतलब क्या होता है। साम्राज्य मतलब एक बड़ा ही बृहद क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है, एंड वी कैन नेवर सी बिफोर दिस टाइप सच थिंग्स। जैसे जब आप स्टोन एज में तो आपने कोई राजा महाराजा नहीं देखा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपने इंडस वैली में भी आते हैं तो ऐसा कुछ आपने नहीं देखा। वैदिक काल में भी आते हैं तो आपने ये नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा किंगडमशिप है। 6th सेंचुरी बीसी में हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट डेवलप तो हो गया है, 16 महाजनपद भी डेवलप हो गए हैं। लेकिन इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है जो कि लीड कर रहा है, दैट वाज द लीडिंग एंड दैट वाज द मगध। कौन सा रीजन है, मगध, ठीक है, मगध। और इसी मगध से निकल के आएंगे कौन, मौर्यास। ओके है, यस, ठीक है जी। अब देखिए सवाल ये होता है कि हमें इनके बारे में अगर जानना हो, यानी अगर कहा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज वी हैव, हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू नो अबाउट द मौर्यंस। मौर्यंस को जानने के संदर्भ में, तो इनके संदर्भ में अगर कहा जाए तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, लॉट्स ऑफ सोर्सेज वी हैव। अर्पित ने पूछा कि मैम एम्पायर और डायनेस्टी में क्या अंतर होता है। अर्पित, डायनेस्टी एक वंश है, यहाँ लिखिएगा। मौर्यन क्या है, एक वंश है, ठीक है ना। मौर्य क्या है, एक वंश है। साम्राज्य क्या हो गया यहाँ पर, उनका क्षेत्र। जैसे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए मगध का क्षेत्र था, समझिए ये क्या है, मगध का क्षेत्र है। मगध में हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डायनेस्टीज ने यहाँ पर क्या किया है, गुड इवनिंग में, यहाँ डिफरेंट डायनेस्टीज ने क्या किया, वंश ने यहाँ पर शासन किया, ठीक है। अब ये वंश कौन से हैं, जैसे मान लीजिए हरियंक डायनेस्टी, हाँ, उसके अलावा शिशुनाग वंश भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर इंपॉर्टेंट में अगर हम लोग बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रहे हों, जो कि थोड़ा सा, या नंद डायनेस्टी जो फेमस रहे, नंद वंश, मौर्य वंश, ये क्या है, ये वंश है यहाँ पर, ओके। लेकिन किसी का भी साम्राज्य इतना बड़ा विस्तार नहीं था, या उनका क्षेत्र विस्तार इतना नहीं था। तो ये जो है हरियंक डायनेस्टी, एक मगध के ही क्षेत्र तक में इन्होंने क्या किया, शासन किया। या नंद भी जो है ये यही तक सीमित रहे। मौर्य जब आते हैं तो इनके क्षेत्र की सीमाएं कहाँ से कहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी पड़ चुकी थी। सो बेसिकली यही क्या है आपको यहाँ पर। अभी कहाँ से पाल आ जाएगा, पाल अभी कहाँ आएगा, वो तो एडी में है। हाँ जी, नहीं, हाँ, पाल ईसवी में आता है, ईसापुर में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया यहाँ पे। तो इन सब ने देखिए शासन तो सबने मगध पे किया, लेकिन किसी ने भी मगध का एक्सपेंशन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मौर्यंस ने किया था। इज इट क्लियर अर्पित? हाँ जी, मीनाक्षी, नेहा, सभी को क्लियर है यहाँ पे? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबने शासन किया, लेकिन सब जितने लोगों ने भी शासन किया, किसी ने के समय पर भी ये जो मगध है, ये मगध की सीमाएं इतनी ज्यादा नहीं फैली थी, या जिसको कह सकते हैं तो मगध का ही एक्सपेंशन मौर्यों के काल पर हुआ। इसी को कहा जा रहा है क्या यहाँ पर, मौर्यन डायनेस्टी, है ना। मगध का एक्सपेंशन हम कब देख रहे हैं, मौर्यों के समय पे। क्लियर है अभी तक तनु? मतलब सबने शासन किया, लेकिन इन्होंने जब मौर्यों ने शासन किया तो भाई अब मगध का क्या हो गया, मगध हर जगह क्या हो चुका, फैल चुका है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में भी है, इधर भी है, इधर भी है। एक बड़ा क्षेत्र जो है वो ऑक्यूपाई करता है क्या, जो है मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है।
आईएएस तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन कुछ आईएएस ही ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। अगर कहा जाए तो भारत में हर साल लगभग 800-900 आईपीएस तो निकलते ही है, मतलब नहीं भी तो 150-200 का पद रहता है ना भाई। 150-200 जो है आईएएस जो है हमारे यहाँ से हर साल बनते हैं। उसके बाद आईपीएस हो गए, आईआरएस है, तो कई सारे ब्यूरोक्रेट है भारत में, लेकिन कुछ ही ब्यूरोक्रेट इतने फेमस क्यों हो जाते हैं, समझ गए। तो सेम लाइक दैट की डायनेस्टीज तो ये भी थी, वंश तो ये भी था, लेकिन मौर्यों के जैसा जिस तरीके का शासन एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न है उस तरीके का कहीं नहीं था। ओके, यस भूमिका। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इनके जानने की, मतलब अगर बोला जाए तो स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ मौर्यंस, पूरा का पूरा मगध से भी ऊपर इनका क्षेत्र विस्तार सिर्फ मगध तक का नहीं था, मगध से भी आगे निकल चुके थे ये, है ना। इनकी सीमाएं जो है, जैसे एक मिनट, आप लोगों ने दिल्ली ये मुगल्स पढ़ा है, हाँ आप सबने मुगल्स पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा मुगल्स। मुगल्स में बहुत सारे शासक हैं, ठीक है, लेकिन अकबर ही क्यों इतना फेमस है, ये बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे मुगल शासक हैं, लेकिन वाई अकबर, सिर्फ अकबर ही क्यों सबसे ज्यादा मुगल्स में जो फेमस है, दैट वाज अकबर। अकबर क्यों नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये अकबर ने भी क्या किया था, अपने क्षेत्र का विस्तार भी, क्या देखिए समझिए, किसी कोई भी ऐसा टाइम्स अगर कहा जाए कि अगर वो नामी हो रहा है या काफी उसका नाम लिया जा रहा है, तो इसके पीछे देखा जाता है कि क्या कारण है। तो देखिए मौर्यों के समय पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ समझ लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि मौर्य इतने नाम फेमस क्यों हुए, तो मौर्य काल में हम क्या देख रहे हैं, सभी मामलों में लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ मौर्यंस जो है वो सभी मामलों में क्या है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ठीक है ना, कल्चर यानी संस्कृति। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब कुछ बूम पे गया है इसके समय पर, यानी मौर्यंस के टाइम पर। नॉट ओनली वन एस्पेक्ट, वी कैन सी ऑन एवरी एस्पेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सब कुछ क्या हो रहा है, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म बड़े लेवल पर। ये सारी चीजें आप मौर्यंस के टाइम पर देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, यानी मौर्यंस के समय पर अगर बात किया जाए तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे सबका प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देता है एक साथ जो है, सभी एस्पेक्ट पे। कहते हैं कि अगर कहा जाए कि भाई आप सभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अब यहाँ देखिएगा, ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अब ये मुद्दा आता है कि भाई जो मौर्यंस हैं, क्या इनकी जानने के सोर्सेज हैं कुछ हमारे पास। सो व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज वी हैव, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब हो जाता है स्रोत, किस प्रकार के स्रोत हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, दोनों ही है। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज वी हैव, साहित्यिक स्रोत, इट मींस लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। और दूसरा क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, पुरातात्विक स्रोत, इट मींस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है जी। देखिए साहित्यिक के संदर्भ में अगर कहा जाए यहाँ पे, मैम यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स आज कैंसिल, हाँ भाई एनसीईआरटी आपका बेस है, मैंने आपसे कहा तो यहाँ पे। अच्छा नोट कर रही हैं, तो रुकिए रुकिए रुकिए, लेट से जुड़िए ना आप, यहाँ पे लिखिए इसे, इसको देख लीजिए, हो जाए तो मुझे बताइए। नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करके मुझे बताइए यहाँ पे, हाँ प्लीज राइट डाउन, नोट हो जाए तो मुझे बताइए, लिख दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि मैम डन। हाँ जी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा मैम डन। हो जाए तो मुझे प्लीज बताइए आप सब लोग। नेहा आपका हो गया, क्या हो रहा है, लाइट क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है आज। हो गया, हाँ जी। तो अब देखिए इसको दो चीजें समझना है, यानी हमें सोर्सेज का मतलब ये हो जाता है बच्चों, जानकारी के सोर्सेज, यानी वेयर वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि हमें सोर्सेज मतलब हो गया बेसिकली जानकारी, इसका क्या मतलब हो गया, जानकारी। हमें जानकारी कैसे होगी, तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से और फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत में आप सबने सुना होगा सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र सुना है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसमें हमें मौर्यंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। हाँ जी सबने नाम सुना होगा चाणक्य का, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, सबने सुना होगा। तो ये चाणक्य के ही संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र हम क्या देख रहे हैं, वन ऑफ द मेजर सोर्स है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री हम क्या देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्या है आपको, साहित्यिक स्रोत है, रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा क्या है रचित है। एक चीज और है, इसमें जो अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, नो दिस इज कंप्लीटली यस, नो 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 नो,
यही तो गलत हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि सबको यही लगता है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमी, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम। ये राजनीतिक व्यवस्था से संदर्भित एक पुस्तक है जिसमें बताया गया, इनफैक्ट आपसे मैं बता देती हूँ कि आप आज के टाइम पे भी देखिएगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके संदर्भ में भी कई बार कहा जाता है कि अच्छा क्या कहते हैं, कौटिल्य से प्रभावित है, ठीक है ना। तो ये वही है चाणक्य। तो ये क्या है, राजनीति पर आधारित पुस्तक है, राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। एक सेकंड जी, एक सेकंड। अच्छा यही ऑफ हो गया था, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमी। लिख लीजिए आप लोग तब तक, वो स्लाइड चला गया, आप लोग लिख लीजिए तब तक। इसमें ये किससे जुड़ा हुआ है, ये बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। लिख लीजिए तब तक, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसे, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जितने लोग लिख रहे हैं। तो आपने क्या देखा, यानी अर्थशास्त्र के संदर्भ में लिख लिया आप सबने। हाँ जी, अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर देखा जाए अर्थशास्त्र, तो ये किससे रिलेटेड है, जो मैंने आपसे बताया, तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था, हाँ जी, राजनीतिक व्यवस्था और एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ जी, इसे लिख लीजिएगा यहाँ पे। और एक चीज और सुन लीजिए, ऐसी मान्यता है कि ये जो है भारत में, यानी कि अगर बोला जाए जितने भी हमारे किंगडम्स रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज, जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं, हाँ कि ये क्या है, फर्स्ट पॉलिटिकल बुक भी लिख सकते हैं। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉलिटिकल बुक। पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक है ये, है ना। ये क्या है, पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक है, लिख लीजिएगा इसे। तो अर्थशास्त्र हो गया लिटरेरी सोर्सेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इंडिका। द सेकंड वन इज इंडिका। इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की। किसकी है, मेगास्थनीज। अब देखिए ये ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए है बिकॉज मेगास्थनीज जो है वो प्रॉपर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उसने पाटलिपुत्रा के बारे में जो देखा, मौर्यंस के बारे में उसने जो समझा, उसने उस बातों को एज इट इज लिखा। मींस कहते हैं ना हम लोग, आंखों देखा हाल, ठीक है जी। हाँ, आंखों देखा हाल समझते हैं आप सब लोग। आंखों देखा हाल यानी कि जो भी चीजें देखी उसको उसने क्या किया, लिखवाया। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, हाँ जी, इसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लीज राइट डाउन। आंखों देखा हाल, जैसे एक होता है कि समझिए, एक होता है कि हम गए नहीं, जैसे सपोज दैट पंकज आप ताजमहल नहीं देखे, सपोज दैट, बस इमेजिन करिए रवीना कि आप ताजमहल नहीं देखे, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्कस या डिफाइन अबाउट द ताजमहल, तो आपने जितना पढ़ा है आप उस बेस पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर भूमिका आपसे कहा जाए कि ताजमहल के बारे में डिस्क्राइब द ताजमहल, तो आप ताजमहल देख करके आई हो या वहीं पर हो और आपने उसके बारे में एक एक बातें लिखी हो, सो विच वन इज मोर ऑथेंटिक। अब ये बताइए, जो पंकज लिखेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा या जो भूमिका लिखेंगी वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा? हाँ बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा ऑथेंटिक होगा? जो पंकज लिखेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, या फिर जो भूमिका लिखेंगी, भूमिका मान लीजिए वो ताजमहल जा करके वहां देख करके ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वहां पर वो सारी चीजों को नोट डाउन कर रही है ना। और ये जो है दोनों में से क्या लगता है कौन ज्यादा ऑथेंटिक? का मतलब ये हो गया कि कौन ज्यादा विश्वसनीय है। द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक इज विच वन इज मोर, जो है आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, विश्वसनीय कौन है। समझ गए आप लोग? तो इंडिका सेम वही है, क्योंकि मेगास्थनीज हम क्या देख रहे हैं, ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, या सेल्यूकस निकेटर का क्या था, एम्बेसडर था। ठीक है ना, समझ गए यहाँ पे सब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है मैम, हमारे कोई बात नहीं, मतलब समझ गए आप लोग, मतलब मीनिंग तो समझ गए ना आप सब लोग की क्या है, मीनिंग तो समझ गए ना आप सब लोग क्या है इसका। हाँ जी, सो विच वन इज मोर ऑथेंटिक? तो ऑथेंटिक वो होगा कि जो आप आंखों देखा हाल लिखेंगे। ओके, तो मेगास्थनीज की इंडिका इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक है बिकॉज ही वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लीज राइट डाउन। मेगास्थनीज में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दैट मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। हो गया ये? हाँ जी। अब उसके अलावा कुछ बुक्स और भी हैं जिसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लीजिएगा इसमें यहाँ पे, जैसे मुद्रा राक्षस, और इसके ऑथर हैं विशाख दत्त। मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो फिर कहेगा मैम पता नहीं चल पा रहा है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, सॉरी राक्षस, ठीक है ना। इसके ऑथर कौन है? ऑथर, रचयिता कौन है इसके? हाँ, तो इनका लिख लीजिएगा यहाँ पे। मुद्रा राक्षस ये किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त, रिटन बाय विशाख दत्त। रिटन बाय विशाख दत्त, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रिटन है? विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसमें ना जो नंद डायनेस्टी आप देख रहे हैं, मौर्यों से ठीक पहले जो नंद डायनेस्टी है, तो उसको लेकर के बहुत सारे स्टोरी टेलिंग आते हैं। जैसे कि चाणक्य जो है यहीं से नाराज हुए और चाणक्य यहाँ से जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बहुत सारी चीजें, तो डीथ्रोनिंग ऑफ नंदास इसमें हमें पता चलता है। जो नंद डायनेस्टी है उसको कैसे हटाया गया और कैसे नंदों के बाद, जो कि नंद जो थे दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल बट नॉट, अब ये तो कह सकते हैं कि मौर्यंस के जैसे तो नहीं हुए बाद में, ठीक है। तो डीथ्रोनिंग ऑफ नंदास विच वाज रिटन बाय द विशाख दत्ता, और कौन सी बुक में है? इज इन मुद्रा राक्षस। डीथ्रोनिंग ऑफ नंदास, ठीक है ना। यानी नंदों का जो कह सकते हैं यहाँ पर एक तरह से गद्दी से उतारा जाना, या नंदों का हटना, है ना। नंदों के साम्राज्य की समाप्ति, नंदवंश की, या नंदवंश की समाप्ति भी लिख सकते हैं, एज यू विश। नंदवंश की समाप्ति, ओके। अभी तो डायनेस्टी बताया तो पंकज मैंने आपसे, 1 सेकंड, अभी मैंने नहीं बताया यहाँ पे कि डायनेस्टीज हैं। अच्छा, वो तो स्लाइड चला गया। जो पहला वाला स्लाइड आपने लिखा था उसी में मैंने बताया था कि नंद जो है ठीक मौर्यों से पहले थे, यानी बिफोर, मतलब मौर्यंस के आने के बाद या मौर्यंस से आने के पहले कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी? दैट वाज नंदास। अच्छा, एक बात बताइए, जितनी भी डायनेस्टीज आप देखते, कोई ना कोई डायनेस्टी तो शासन कर रही होती है ना भाई, कोई ना कोई। अब राजा रजवाड़ों का समय है तो कोई ना कोई रजवाड़े तो होंगे ही जो शासन कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मगध एम्पायर ऐसा ही रह रहा होगा भाई। हरियंक वंश आए, शिशुनाग वंश आया, उसके बाद से नंद वंश आया, ये सब डायनेस्टीज हैं, लेकिन कोई भी इतना पावरफुल नहीं। लेकिन हाँ, इनका बस इसलिए ध्यान रखना है कि बिफोर मौर्यंस नंद है। यहाँ पर नंद जो है, नंद वंश की समाप्ति के पश्चात ही हम क्या देख रहे हैं? मौर्य आते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा इसे। इज इट क्लियर मीनाक्षी, पंकज? हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ तक कि क्या इसमें बोला जा रहा है? Is it clear to all of you? तो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, बेसिकली दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज, ओके। ओके भूमिका, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बेसिकली दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज, यानी कुछ साहित्यिक सोर्सेज हैं जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज थ्रू विच वी हैड ग्रेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ओके। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। यस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत चूंकि बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आज इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ठीक है जी। अब जैसे अभिलेख है, अब पूछेंगे आपके मन में आ जाएगा कि अभिलेख क्या होता है, जिसमें देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एडिक्ट। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द अभिलेख क्या होता है। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या है अभिलेख, है ना। तो बेसिकली हम लोग पुरातात्विक में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? अभिलेख, यानी कि अब इसके टाइप के बारे में अगर बोला जाए कि कितने प्रकार के हैं, टाइप इट मींस कितने प्रकार के अभिलेख हैं। हाँ, तो 3 तरह के हम लोग यहाँ पर अभिलेख देख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर शिलालेख। अभी मैं बता भी दूंगी क्या है ये शिलालेख। सो व्हाट इट मींस? इट मींस रॉक एडिक्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, ठीक है। और नहीं तो इसके अलावा हमें क्या दिखेगा यहाँ पर? गुहा लेख। गुहा लेख मतलब होता है केव, ठीक है ना। तो केव एडिक्ट इसको बोल सकते हैं। गुफा लेख भी इसको बोलते हैं, गुहा कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से इट गुफा लेख कह सकते हैं, केव एडिक्ट, ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एडिक्ट, यानी हमें अभिलेख मिल रहे हैं।
यही है, बेसिकली यही है। एक चीज समझिएगा, लेख मतलब क्या होता है, लिखा होना। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन। हियर यू कैन सी शिलालेख। अब शिलालेख क्या है यहाँ समझिए, जस्ट लाइक मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है ना, हमने यहाँ से क्या किया, एक रॉक कट किया, ओके, और इसमें हमने मैसेज लिखवाया, ओके, सो ये क्या हो गया, हमारा रॉक एडिक्ट हो गया, ठीक है। अब स्तंभ लेख हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अशोकास के स्तंभ लेख यहाँ देख लीजिए, आपने पिलर एडिक्ट देखा है। अब गुहा लेख, जो गुफा है उसके अंदर आप देखेंगे मैसेज लिखा हुआ है, तो यही क्या कहलाता है आपको, हाँ जी, लिखा होना। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है बेसिकली लिखा होना, इस पर लिखा होना, ओके है। द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इट मींस इस पे लिखा होना। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब यहाँ समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। किसी ने पूछा ना मैम इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, आप लोगों में से किसी ने पूछा कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन आल्सो। हाँ, इंस्क्रिप्शंस। आइए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक टाइप दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इसको मैप के थ्रू भी देख लेंगे। जैसे एंशियंट, रुक जाइए, एंशियंट या गुप्ताज कॉइन्स इंस्क्रिप्शन, रुक जाइए, कॉइन्स, कॉइन्स इंस्क्रिप्शन, 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 इधर आइए। मैं एक बार यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रहा है आप सबको, इज इट विजिबल? यहाँ देखिए, दिख रहा है आप सबको? ओके, मैं इसका लाइटिंग थोड़ा सा कम कर देती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए इंस्क्रिप्शंस जो होते थे ना, जैसे किसी आप तांबे का पत्र बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उस पर बहुत लॉन्ग मैसेजेस नहीं जा सकते हैं। ओके, एक बार देख लीजिएगा, जैसे ये गुप्त काल के टाइम का यहाँ दिख रहा है, हियर यू कैन सी, एक बार ये देख लीजिएगा, ये क्या है आपको, कॉइन्स है, ये क्या है, गुप्त काल के समय के सिक्के हैं, ठीक है। तो सिक्कों पर भी संदेश लिखा होता है, लिखा होता है, नहीं लिखा था, मैसेजेस होते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं, शॉर्ट में आप जिसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी यहाँ आप देख रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ इमेजेस है या कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई होंगी, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी, तो ये बहुत लॉन्ग में नहीं हो सकता, शॉर्टर होगा, है ना। अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, छोटा या शॉर्ट कह सकते हैं। इज इट क्लियर? सिक्कों पे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियर है सभी को, या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहीं पर अगर देखिए हम लोग बात करें, तो ये तो आपने देख लिया, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, मौर्यन एडिक्ट। अब आते हैं इस पर, अब आपको यहाँ पर चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी कि क्या है। अब देखिए मैंने आपसे क्या बताया, मौर्यन एडिक्ट्स के बारे में, है ना। अब एडिक्ट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, अब ये भी राजा का संदेश ही है, दिस इज ऑल्सो द मैसेज ऑफ किंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सम्राट अशोक का क्या है बच्चों, यहाँ पर दिस इज द मैसेज ऑफ किंग अशोका, दिखा दिखा आपको यहाँ पे, दिस इज द मैसेज ऑफ किंग अशोका। तो ये मैसेज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा आप सबको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट यू कैन सी, आपको ये मैसेज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए इतना बड़ा है, इतना स्पेस दिखा आप सबको, है ना। तो इस तरह से अगर कहा जाए, विजिबल है यहाँ पे। हाँ, तो एडिक्ट अभिलेख जो है, जो मैंने आपसे बताया अभी यहाँ पर, तो मैंने आपसे क्या बताया यहाँ पर, अब देखिए इसको थोड़ा सा इस वे में जाएंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा, यानी शिलालेख व्हाट इट मींस, अगर कहा जाए, ना ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब देखिए अभी मैंने आपसे क्या बताया था यहाँ पर, शिलालेख यानी पत्थरों को काट करके, दूसरा हमने यहाँ पर क्या बात किया था, द सेकंड वन इज की स्तंभ लेख आप देख सकते हैं, द थर्ड वन इज आपको गुहा लेख, यानी इन सब पे जो मैसेज के कार्विंग्स होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है यहाँ पर, एडिक्ट्स कहा जाता है। अभी क्लियर है डिफरेंसेस? अब क्लियर है डिफरेंसेस यहाँ पे? जैसे अभी मैंने आपसे कहा, एक मिनट, किया बराबर केव एडिक्ट, बराबर केव एडिक्ट, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ जी, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये अशोक के समय पर बनवाया गया क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो है गुफा है, दिखा आप सबको, ओके भाई, हाँ क्या है, चलो भैया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आप सबको, ये देखिए ये क्या है, ये गुफा है, ये केव है, दिख रहा होगा। अब इस केव के अंदर में, यानी इसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किंग अशोका के मैसेजेस हैं, ओके। अब वो जो किंग अशोका के मैसेजेस हैं, वो क्या हो गया आपको, वही हो गया केव एडिक्ट कहलाएगा। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली केव एडिक्ट, यही कहा जाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? कहाँ चला गया भाई,
जी, ये देख लीजिएगा, यही क्या है, केव एडिक्ट है। और इसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि इसके अंदर, यानी कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो वहां पे क्या है, जो मैसेजेस है ना, किंग का जो मैसेजेस है, जो संदेश है, हाँ, राजा का संदेश जो है, तो वही क्या है, आपको इसी को कहा जाता है गुहा लेख या गुफा लेख। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। आज के समय पे रिप्रेजेंट टाइम ये कहां पर है, दिस इज इन जहानाबाद, जो कि बिहार में है, वहां पर है। वो आएंगे अभी लैंग्वेज को रुक जाइए, ये एडिक्ट क्लियर हो गया है, अभी लेख क्लियर हो गया आप सबको, उस पे आएंगे, अभी थोड़ा सा रवीना रुकिए, है ना। हाँ जी, अब लास्ट एक रह गया जो आपको दिखा दूं मैं, रॉक एडिक्ट, किंग शो का रॉक एडिक्ट, शो का रॉक एडिक्ट। जैसे उससे ज्यादा अच्छे से ज्यादा ये बेहतर आपको दिख रहा है। रॉक मतलब पत्थर, पहाड़ तो समझ रहे हैं आप सब लोग, है ना। रॉक का मतलब पहाड़ तो समझ रहे होंगे आप सब लोग। ये देखिए, अब दिखा आपको, एकदम विजिबल है कि ये देखिए पत्थर है, और पत्थर पे क्या है, यहाँ पर मैसेजेस हैं, और ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये सम्राट अशोक के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। हाँ, ये क्या है, आपको इसी को कहते हैं हम लोग रॉक एडिक्ट, यानी इसको कहते हैं शिलालेख। यही क्या है आपका शिलालेख, जो मैंने बताया था कि भाई कहीं से पत्थर, जैसे मार्बल हमने से कट किया, और कट करके हमने इस पे क्या किया, ये मैसेज लिखवाया। अब उनके पास बहुत सारी कारीगरी है भाई, हर दौर में। एक चीज बताइए, आज ना आप व्हाट्सएप की दुनिया में है, सोशल मीडिया की दुनिया में, क्या पहले के लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होता था, जब जैसा तब तैसा। ये क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको तीनों दिखा दिया है ना, सोर्सेज के संदर्भ में। बेसिकली व्हाट वी कैन सी, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट आपने देखा, आपको मैंने केव एडिक्ट दिखा दिया। तो किंग अशोका के ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पर इसके एक बहुत बड़े हमारे पास सोर्सेज है, और ये बेसिकली क्या है, ये किंग का मैसेज है। कैसे नहीं कर सकते हैं, अरे कैसे नहीं कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। पत्थर की कटिंग आज के दौर में नहीं होती है, ये बताइए, पत्थर की कटिंग आज के दौर में नहीं होती है। ये कौन सा बहुत टफ चीज है, ये सब तो टेक्नोलॉजी थी ही। इंडस पढ़ के आए हैं आप सब लोग, हाँ जी, इंडस पढ़ के आए हैं आप सब लोग। टेक्नोलॉजी, अरे भाई, इससे एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि तकनीकी रूप से ये लोग के पास क्या थे, ये लोग साउंड थे। अभिलेख समझिए यहाँ पे, अभी अभिलेख जो समझाया जा रहा था वो क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। ओके, ये आप देख लिए, समझ गए कि हाँ भाई इसे ही कहा जाता था। 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केव एडिक्ट वगैरह, ये आपने देखा, जो मैंने आपसे बताया वही इससे संबंधित है। ओके, ओके है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत टाइम लगता होगा, तो बिल्कुल लगता होगा, ऐसा क्या है। ठीक है, हाँ, तो अब इनका जो लिपि आप देखेंगे, जो आपको मैंने बताया यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं इनकी लिपि मेनली क्या है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि थी, ज्यादातर मोस्ट ऑफ हम क्या देख रहे हैं अशोक के इसमें जो है, या आप इसको चाहें तो आप इस तबे में भी लिख सकते हैं। सबको अभी से चिंता हो रही है कैसे किया होगा इन लोगों ने, हाँ, सबको अभी से चिंता हो रही है कैसे किया होगा इन लोगों ने। हाँ, चलिए हम लोग अब आगे चलिए, ठीक है जी, चले आगे हम लोग। अब जैसे शिलालेख आपने देखा, ये जो आप देख रहे हैं, तो ज्यादातर जैसे यहाँ आ जाइए, अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अगर बोला जाए कि अशोक के मतलब सम्राट अशोक के जो भी जो है मेनली जो पाए गए हैं अभिलेख, इस वाले रीजन है ना, अभिलेख जो कि बेसिकली कौन से रीजन में पाए गए, ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो इनकी जो लिपि रही वो ब्राह्मी लिपि रही। कौन सी लिपि रही, ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर बोला जाए तो जो नॉर्थ जो उत्तर पश्चिम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये वाला सेगमेंट यहाँ नॉर्थ वेस्ट, सो कहते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इस रीजन में जो पाए गए, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ग्रीक अरामाइक भी पाया गया, ग्रीक और अरामाइक भाषा भी यहाँ पर देखा गया। ग्रीक एंड अरामाइक, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। और समहाउ कहीं कहीं पर खरोष्ठी लिपि भी हम लोगों को मिलता है ना, कहीं कहीं पर हम क्या देख रहे हैं, सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी में भी मिले हैं। खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक और अरामाइक का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, ठीक है जी।
लिपि क्या थी इनकी अगर बोला जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, तो मैंने आपसे बता ही दिया, 3 आप देख सकते हैं, ब्राह्मी हो गया, खरोष्ठी हो गया और ग्रीक और अरामाइक। कौन कौन से रीजन में है, बट ज्यादातर आप लिख लीजिएगा इसमें, अधिकतर जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। हाँ लिख लीजिएगा इसमें, अधिकतर जो है, हाँ मोस्ट ऑफ जो एडिक्ट्स हैं दैट वाज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दैट वाज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्या ये हो रखा है भाई आज, डन है, हो गया, हाँ जी हो गया। हाँ लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे अगर बात किया जाए कि ब्राह्मी लिपि में लगभग 44 जगहों से ब्राह्मी लिपि के जो है यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस, एट 44 प्लेसेस आप बोल सकते हैं। किसका इन्वर्टर डाउन हो गया, आपका शिवानी, आपका शिवानी, चलिए हो गया ये। किसका इन्वर्टर डाउन हो गया, अच्छा मेरे वाले साइड से आवाज आ रही है क्या आपको, मेरे साइड से आवाज आ रही है क्या इन्वर्टर की फ्लक्चुएशन का? नहीं डाउन नहीं हो रहा, एक्चुअली लाइट ना अप डाउन हो रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है, इसीलिए इन्वर्टर नहीं डाउन हुआ है, लाइट आ रही है चली जा रही है, इन्वर्टर ऑन हो रहा है फिर लाइट आ रही है, यही चल रहा है जो आपको सुनाई दे रहा है ना बीच बीच में। हाँ समझ गए, ये डाउन नहीं हो रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए, ठीक है जी, ओके है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप was the first person was the first person who read Ashoka's inscription या एडिक्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहे एज यू विश, जो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जेम्स प्रिंसेप ये पहला व्यक्ति थे, या ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार इसे क्या किया था, पढ़ा था। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया। सम्राट अशोक के अभिलेखों को, सम्राट अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने, प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा। ठीक है ना, हाँ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा भाषा क्या थी इनके समय पे जो यूज की जाती थी मेनली, भाषा, लैंग्वेज, भाषा क्या थी, प्राकृत। अच्छा आपको याद होगा महावीर स्वामी के समय पर भी हम लोग क्या देख रहे थे, प्राकृत भाषा का यूज होता था। गौतम बुद्ध के समय पर पाली भाषा का यूज होने लगा था, ये आपको याद होगा। भाषा क्या है, प्राकृत है। लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक, जो कि मैंने बताया यहाँ पर आपसे। लिपि ये क्या है आपको, ब्राह्मी, खरोष्ठी और क्या है, अरामाइक। अरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी एंड अरामाइक, अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे अशोक ने ज्यादातर अपने अभिलेखों में क्या कहा, देव नाम, जो अगर बोला जाए यहाँ पे देव नाम पियतसी, इसने बहुत ज्यादा इस वर्ड का यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वन हु वाज बिलव्ड ऑफ गॉड, तो अशोक ने खुद को क्या बुलाया है यहाँ पर, देव नाम पियतसी। अशोक के अभिलेखों में हम क्या देखेंगे, देव नाम पियतसी। अब मैं बोल दे रही हूँ, अब आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। मैं बोल देती हूँ, उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं उसके बाद बोल देती हूँ, ठीक है जी। हाँ तब तक आप इसे प्लीज नोट डाउन करें। ये कुछ इसको लिख लीजिएगा। अशोक ने ज्यादातर क्या कहा है खुद को, वन हु इज बिलव्ड ऑफ गॉड, वन हु इज बिलव्ड ऑफ गॉड। ओके हो गया ये। चलिए अब थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे कि किंग अशोक का
सम्राट अशोक का नाम कौन से अभिलेख में आया है? लिखिएगा, किंग अशोका का नाम कौन से अभिलेख में आया है? नेम ऑफ किंग अशोका, नेम ऑफ किंग अशोका मेंशन इन मास्की गुजरा, नेटूर एंड उद्गोलम अभिलेख में किया गया है। मास्की गुजरा, नेटूर, लिख लीजिएगा कहां कहां सम्राट अशोक के नाम मिले हैं, कौन से अभिलेख में? मास्की गुजरा, मेंशन इन मास्की गुजरा, नेटूर, मास्की गुजरा, नेटूर, उद्गोलम अभिलेख में किया गया है। उद्गोलम अभिलेख में किया गया है। हो गया ये, यानी सम्राट अशोक का नाम जो हम लोग देख रहे हैं मेंशन, वो हम लोग कहां कहां देखते हैं? मास्की हो गया, गुर्जरा अभिलेख में है, नेटूर में है, उद्गोलम में है। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर सम्राट अशोक का नाम आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर सम्राट अशोक के नाम हमें प्रॉपर वे में मेंशन मिलते हैं। ओके है? हाँ जी, ओके है। हाँ, मास्की गुर्जरा, उद्गोलम, नेटूर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं वो कितने पाए गए हैं? 14, मतलब जो ठीक ठाक कंडीशन में है, जो ठीक ठाक कंडीशन में है। रॉक एडिक्ट ऑफ किंग अशोका, इसके कितने नंबर हम लोग को दिख रहे हैं? 14 इन नंबर। है इनकी संख्या। अच्छा, जो 14 है उसको अब आप देख लेंगे, है ना। कल का टास्क यही रहेगा आपका घर से कि आपको क्या करना है, अशोक, सम्राट अशोक के जो 14 अभिलेख हैं उसको आपको क्या करना है, देखना है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करना है। कर लेंगे? सो दिस इज टास्क टू ऑल ऑफ यू। कर लेंगे ये आप सब लोग? सम्राट अशोक के 14 अभिलेख है ना, रॉक एडिक्ट आप समझ गए, इतना मैंने डिटेल में बता दिया है। उन 14 अभिलेख में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताई गई कि आपको नोट करना है, लिखना है। ओके, ठीक है जी, ओके है, ठीक है। चलिए फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। ओके, कल क्लास आपकी ऑफ रहेगी बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर अब मंडे को। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद आप सभी का।